जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम पढ़ते हैं डेली के समाचारों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे है। आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य है अपने सबसे महत्वपूर्ण प्यार यानी नौकरी को पाने की। उसी संघर्ष में हम लोग लगातार बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की सीरीज। पहला न्यूज है, लोकसभा में जम्मू कश्मीर को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा, अमित शाह जी ने कहा। कहने का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर अभी क्या है, पूर्ण राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पहले पूर्ण राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसकी स्वायत्तता समाप्त करके क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसी से कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश इसी के साथ और बना दिया गया, और उसका नाम है लद्दाख। ठीक, बहुत ही बेसिक प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। विकल्प है 7, 9, 8, 6। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सोच के बताइए इसका सही जवाब क्या है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 है, 9 है, 8 है कि 6 है? बहुत ही कम लोगों ने सही विकल्प सोचा। मेरा अनुमान है कि इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ज़्यादातर लोगों ने कितने पर लगाया? 9। ज़्यादातर लोगों ने कितने पर लगाया? 9, जो कि है गलत। कुछ जो बहुत बैक डेटेड हैं, जो बहुत पिछड़ा याद किए हुए हैं, उन्होंने किस पर लगाया था? 7 पर। उनका भी उत्तर क्या है? गलत है। 6 पर बहुत लोगों ने नहीं लगाया होगा, ऐसा अनुमान है। तो इस पूरी सीरीज को जो है हम थोड़ा सा समझते हैं। 2014 के पहले 2014 के पहले भारत में कितने राज्य थे? 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। उसी समय 2014 में एक नए राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। ठीक है ना, क्या नाम, किसका गठन हुआ? तेलंगाना का। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, उस समय तक क्या स्थिति रही? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक की स्थिति रही। 2019 अगस्त के पहले तक भारत में 29 राज्य और 7 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में इसी राज्यों की श्रृंखला में से, जिसमें जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जब राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो 29 में से एक राज्य क्या हो गया? कम हो गया। तो राज्य कितना बचा? 28 राज्य बचे। और इस राज्य के बजाय में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 + 2 = 9 हो गई। ठीक, यानी अपडेटेड स्थिति क्या हो गई? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद एक और डिसीजन लिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप नोट कर सकते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दमन व दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था, प्लस दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था दादरा व नगर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है ना, कितना बना दिया गया? केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि इनकी सीमा आप देखेंगे मैप में तो इनकी सीमा बहुत ही आपस में पड़ती है।
तो कोई भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि यानी उपराज्यपाल इनके प्रशासन को जो है अच्छे से संभाल सकता था। इसलिए इनकी संख्या को क्या कर दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब क्या स्थिति है, अब यानी स्थिति बची है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस फैक्ट को आप अपने मस्तिष्क में नोट कर लीजिए। आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है क्या कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह परीक्षा नोट कर लीजिए, आपकी आने वाली परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, अब 8 का थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश हम देखेंगे, दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। ठीक है ना। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आप उत्तर में देखेंगे तो एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख। एक और प्रश्न यही बनता है, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए। मैप में देखने से पता चल रहा है कि अगर प्रश्न ये बन जाए, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो आप देख करके बताइए। ये सब तो बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं, जो कोने कोने पर दिख रहे हैं, लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है लद्दाख, दिख रहा है ना। लद्दाख जो है एकल रूप से मतलब बिना खंडित हुए, ठीक है ना, बिना खंडित हुए एकल रूप से लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एकल आधार पर कौन बन गया है, लद्दाख बन गया है। ठीक है, ये एक फैक्ट और बन गया। ठीक ना, लद्दाख को नोट कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं, आपने क्या जाना, आपने जाना कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पांचवा है दमन दीव और दादरा और नगर हवेली। ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट है, मैं बड़ा सा गोला किया हूं, इसका मतलब पूरी सीमा नहीं है, ये केवल बिंदुवत सीमा है इनकी। उसके बाद एक आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी सीमा आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। फिर और आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि लक्षद्वीप है, यहाँ दिख रहा है, इसकी राजधानी कवरत्ती है। और पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा, जो है विस्तृत रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है ना, 3 राज्यों के साथ उसका संपर्क है। कहाँ कहाँ, ये है यनम, पुदुचेरी का हिस्सा है, और कहाँ सटा हुआ है, सटा हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो पुदुचेरी ही है, वो क्या है, वो सटा हुआ है तमिलनाडु में। किससे सटा हुआ है, तमिलनाडु से। और पुदुचेरी का एक हिस्सा जो है पड़ता है जिसको कहते हैं माहे। क्या कहते हैं, माहे। वह कहाँ सटा हुआ है, केरल से। तो पुदुचेरी के 3 हिस्से हैं, माहे, पुदुचेरी और यनम, और तीनों का जो है 3 अलग अलग राज्यों की सीमा पर यह अवस्थित है। एक केरल की सीमा पर अवस्थित है, दूसरा अवस्थित है तमिलनाडु की सीमा पर, और तीसरा अवस्थित है आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, राजधानी भी आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, पूर्ववत ही है, श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, एक लेह है और दूसरी क्या है, कारगिल है। ठीक, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दमन दीव और दादरा नगर की राजधानी क्या है, सिलवासा है। ठीक है ना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक ना,
अंडमान में पड़ता है कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है ना। इससे ये क्या होगा, आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की किताब भी देखेंगे, जरूर देखिएगा, देखना भी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? क्लियर हुआ। भारत में इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या है 28। ठीक, चलिए देखते हैं अगली न्यूज और उस पर आधारित प्रश्न। किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मिशन शक्ति अभियान चलाया जा चुका है या चल रहा है, ठीक है ना। एक विशेष महीने में पूरा एक महीना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही केंद्रित कर दिया, ठीक है। पूरा एक महीना ही क्या कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित कर दिया। और मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति के नाम से पूरे जितने भी थाने हैं वहाँ एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई, ठीक है ना। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिस पर एक महिला पुलिसकर्मी ही 24 आवर्स बैठती है, ठीक है ना। एक महिला का मतलब हमेशा उस डेस्क पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेगी 24 घंटे, जिससे कोई भी पीड़ित महिला जाए तो अपनी बात सहज ढंग से उस हेल्प डेस्क पर कह सके। नहीं तो अमूमन ये होता है कि थाना के कार्यालयों में महिलाएं जो है ज़्यादातर इसलिए नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपनी बात किससे बताऊं। तो इससे कम से कम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उस हेल्प डेस्क पर केवल और केवल क्या रहेंगी, महिला कर्मचारियां ही रहेंगी। तो कोई भी पीड़ित महिला जा करके आसानी से अपनी बात बता सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य ने यह मिशन शुरू किया था, ठीक है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। ऑलरेडी कई प्रकार की जो है हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी आपको ध्यान देना होगा। इसका टैगलाइन भी दिया गया था, नारी एक रूप अनेक, ठीक है ना। क्या टैगलाइन दिया गया था? नारी एक रूप अनेक करके इसका टैगलाइन दिया गया था, ठीक है ना। कब से चलाया गया था? शारदीय नवरात्र 2020 से लेकर के वासंतिक नवरात्र 2021 तक। वासंतिक नवरात्र जो है आएगा, ठीक ना। 1090 दिया है, 181 दिया है, 108 दिया है, ये सब टेलीफोन नंबर से हैं जिस पर कोई भी महिला जो है सीधे अपनी बात, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। चलिए देखते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज क्या है, क्या प्रश्न है? यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? पहली महिला सीईओ, ध्यान दीजिएगा, यूएसए की बात हो रही है। यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? दरअसल जब से यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है लगभग 109 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज इस वर्ष जो है ऐसी स्थिति बन रही है कि वहां की प्रेसिडेंसी किसी महिला के पास आएगी। किसके पास आएगी? किसी महिला के पास आएगी। इसलिए यह न्यूज क्या हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका जैसे देश में जहां जेंडर इक्वलिटी की बात, लैंगिक समानता की बात बहुत जोरदार तरीके से उठाई जाती है, वहां का प्रतिष्ठित बिजनेस फोरम यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पिछले 109 वर्षों से किसी महिला को प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। यानी कहा जाए तो जेंडर इक्वलिटी की जो बात चल रही है वो केवल कागजों पर ही चल रही है, ठीक है ना। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब क्या है? तो यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है सुजाने क्लार्क, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान दे लेंगे तो परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा। कौन बनी है? सुजाने क्लार्क। चलिए अगला न्यूज देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं और समझते हैं अगला प्रश्न। बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? ठीक है, आपको फिगर दिख रहा है, बायो एशिया 2021 कब से कब तक आयोजित होगा? आयोजित किया जाएगा 22 और 23 फरवरी को। कब से कब? 22 और 23 फरवरी को। किस माध्यम में आयोजित किया जाएगा? इस बार कोरोना के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यह मीट आयोजित किया जाएगा। समझ गए? मतलब इंटरनेट के माध्यम पर जो है यह शिखर सम्मेलन क्या होगा? आयोजित कराया जाएगा। कौन राज्य सरकार इसे आयोजित कराती है? सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार बायो एशिया शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित कराती है। उद्देश्य क्या रहता है कि मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स
और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, कंपनियां, महत्वपूर्ण व्यक्ति आपस में एक मंच के जरिए चर्चा कर सकें कि आने वाले समय के लिए किस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ठीक है ना, यह बायो एशिया शिखर सम्मेलन का क्या रहता है, महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है। ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा यह आयोजित कराया जाता है, तेलंगाना राज्य के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है ना, तेलंगाना की राजधानी जानते हैं, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। किस राज्य से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य से इसे अलग किया गया था। कब अलग किया गया था, 2014 में। ठीक है ना, अभी अभी मैंने बताया था आपको। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है और अगला प्रश्न क्या है। सीधा प्रश्न है, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न छूट गया था 11 फरवरी के करंट अफेयर्स में। महत्वपूर्ण दिन था 11 फरवरी, क्योंकि इस दिन एक महान व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब इसी दिन जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, यह जो है एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। ठीक है ना, इस महत्वपूर्ण थ्योरी को जो है आप ध्यान लीजिएगा, वह क्या थे, एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। किसी दिन समय मिलेगा तो मैं इनके इस कॉन्सेप्ट को जरूर बताऊंगा कि एकात्म मानववाद क्या है। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से याद आया कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, एक रेलवे स्टेशन था मुगल सराय। क्या स्टेशन था, मुगल सराय। उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय नगर। क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय नगर। इस महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय नगर किसका पूर्ववर्ती नाम है, परावर्ती नाम है, मुगल सराय का परावर्ती नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से क्या है, अगला प्रश्न है, बालासोर में स्थापित होगा भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड। थंडर स्टार्म कहने का मतलब जैसे भयानक टाइप की जो है चक्रवात आते हैं या वर्षा वाली जो आंधियां आती हैं, उनकी पूर्व जानकारी के लिए उड़ीसा के बालासोर में, यानी बालासोर तट किस राज्य का हिस्सा है, तो बालासोर तट है उड़ीसा राज्य का हिस्सा। ठीक है ना, बालासोर तट कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। वहां स्थापित किया जाएगा भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड, जो क्या करेगा, मौसम की पूर्व जानकारी देगा कि कहाँ थंडर स्टार्म आने वाला है और वहां पूर्व तैयारियां जो है की जा सकेंगी, इससे जान माल बचाया जा सकेगा। आप जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है ना, भारत का जो पूर्वी तट है, ज्यादातर जो है चक्रवात इसी पूर्वी तट पर जो है आते हैं। ठीक है ना, भारत के पूर्वी तट पर ही सर्वाधिक मात्रा में चक्रवात आते हैं। पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत चक्रवात क्या होता है, कम आता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र पर जो है एनडीआरएफ की टीमों का ज्यादा ध्यान होता है। और यही उड़ीसा का जो ये तट है, बालासोर तट, यही स्थापित किया जाएगा थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड। ठीक है ना, क्या स्थापित किया जाएगा, थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, जिसका काम क्या होगा, थंडर स्टार्म का पूर्वानुमान लगाना, जिससे इस तट पर रहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण तरीके से सूचित किया जा सके और जान माल बचाया जा सके। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न न्यूज में क्या है और क्या उसका संदर्भ है। संदर्भ है, खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है। बात हो रही है स्थापत्य शैली, यानी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, बनावट की बात हो रही है। तो मंदिर स्थापत्य शैली की बात हो रही है। ठीक है ना, कि मंदिरें जो है कब कैसे जो है बनाए जाते हैं। खजुराहो के मंदिर पर आए उससे पहले जो है जान लेते हैं कि मंदिरों की शुरुआत कब हुई। भारत में मंदिर बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ प्रायः जो है मौर्य काल से। ठीक है ना, मौर्य काल से भारत में मंदिर बनना शुरू हो गया और उसके बाद गुप्त काल आते आते जो है गुप्त राजाओं ने
काफ़ी जो है मंदिरों के निर्माण के लिए धन एकत्र कराया। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं कला का स्वर्णकाल भी इसीलिए कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है जिसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त राजाओं ने स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, आगे आने वाले राजाओं ने भी मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया और पूरे भारत में 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित हुई। ठीक है ना, ये पूरा भारत है। हिमालय से लेकर के, ये हिमालय है, हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक की जो शैली थी, उस शैली को कहा गया नागर शैली। क्या कहा गया? नागर शैली। इस शैली के बने मंदिर जो है एक विशेष आकार में बनाए जाते थे। यानी नागर शैली क्या है? उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण की श्रेणी है। नागर शैली के बाद दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की श्रेणी हुई उसे कहा जाने लगा द्रविड़ शैली। क्या कहा जाने लगा? द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच में जो कुछ क्षेत्र पड़ रहे थे, विंध्य क्षेत्र से लेकर के कृष्णा नदी के तक के जो क्षेत्र पड़ रहे थे, वहां उन दोनों का क्या हो गया, थोड़ा सा मिक्सचर हो गया। कुछ नागर शैली के गुण ले लिए गए, कुछ द्रविड़ शैली के गुण ले लिए गए। तो वहां जो मंदिर स्थापत्य कला आई उसे कहा जाने लगा बेसर शैली। ठीक है ना, क्या कहा जाने लगा? बेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की 2 प्रमुख जो है शैलियां प्रचलित रही। उत्तर भारत में क्या प्रचलित रहा? नागर शैली। ठीक है ना, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें उनकी बनावट ज्यादातर किस शैली में हुई है? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली कहा जाता है। नागर और द्रविड़ में अंतर थोड़ा सा देख लीजिए। नागर शैली का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, सबसे बढ़िया जो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो मंदिर। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो जितने भी नागर शैली के मंदिर मिलेंगे उसमें आपको सर्वोच्च जो इसका शिखर होगा वहां आपको कलश जैसी एक आकृति मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी? कलश जैसी आकृति। उसके बाद एक आपको जो है ये गोला साइड का जो मिलेगा उसको बोलते हैं आमलक। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? आमलक। और अंदर जो है एक जो है गर्भगृह होता है, जो सबसे मुख्य जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, जहां उस मंदिर के प्रधान देवता की मूर्ति रखी होती है। क्या कहा जाता है उसको? गर्भगृह कहा जाता है। और उसके समीप जो ये जो अन्य भवन है उसे मंडप वगैरह कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। वही द्रविड़ शैली में क्या होता है? द्रविड़ शैली में आप देखेंगे जो है जैसे मीनाक्षी का कात्यायनी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है दक्षिण भारत में, उसमें जो है गोपुरम वगैरह होते हैं और महल होते हैं। महल कहने का मतलब जैसे ये हो गया, तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो है एक अलग अलग संरचना होती है, उसे कहा जाता था क्या? महल। इस प्रकार के जो मंदिर बने वो कौन से मंदिर थे? वो थे द्रविड़ शैली के मंदिर। फिगर मैं किसी दिन दिखाऊंगा, किसी दिन आपको पढ़ाऊंगा पूरा मंदिर निर्माण शैली, मंदिर स्थापत्य शैली, तो उसमें विधिवत तरीके से आपको नागर, बेसर और द्रविड़ शैली से जरूर परिचित कराऊंगा। अभी फिलहाल देखते हैं करंट अफेयर की सीरीज है। अगला प्रश्न क्या है करंट अफेयर से संबंधित? तो करंट अफेयर से संबंधित अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? है थोड़ा सा स्टैटिक, लेकिन चूंकि विजयनगर क्या है इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। किस जिले से अलग करके बनाया गया है? बेल्लारी नाम के जिले से अलग करके बनाया गया है। यह जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विजयनगर में जो है विजयनगर के शासक जो है अपनी स्थापत्य कला वगैरह के लिए बहुत ही मशहूर थे। वहां की शासन प्रणाली बहुत ही मजबूत थी। जिस समय दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र पर मुस्लिमों का कब्जा था, उस समय जो है विजयनगर में ज्यादातर जो है प्रतापी हिंदू राजा अपनी सीमा को बचाए हुए थे। और इस विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इस विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ये आपको फोटो दिख रही है, ये दरअसल है हम्पी का रथ है। क्या है? एक कह लीजिए बिल्डिंग है, और कहाँ है? यह हम्पी में है। किसकी इमेज है? दिख रहा होगा आपको, 2 पहिए लगे हुए हैं, तो ये है रथ। रथ कहने का मतलब यह सूर्य भगवान का वाहन है। ठीक है ना, घोड़े वगैरह लगे हैं आपको दिख रहे होंगे। ठीक ना, सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है।
कहाँ है? हम्पी में है। हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हम्पी में जितने भी मोनूमेंट्स हैं, जितने भी जो है प्रमुख इमारतें हैं, उनको 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। कब? 1986 में। इसी प्रश्न के साथ हम इस करंट अफेयर की सीरीज को समाप्त करना चाहेंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप तुरंत जरूर सब्सक्राइब करें। यूपीएसआई केजीएफ बैच अच्छे से चल रहा है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी हो तो एक्सपर्ट टीचर्स के जरिए जो है आप यूपीएसआई केजीएफ बैच में जरूर एडमिशन लें। आपके साथ ही आप स्वयं यूपी टीईटी या सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूपी टीईटी और सुपर टीईटी का जो बैच है 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अभी एडमिशन ले लें क्योंकि इसकी फीस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए www.coaching.in पर संपर्क करिए। फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क करिए user.coaching.in पर। कोई भी आपके अंदर शंका होती हो, कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें 97 93 37 10 24। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।